क्या आपके प्लांट में भी MLSS यानी मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है या फिर आपका SV30 लगातार घट रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि MLSS या SV30 में धीरे धीरे गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। यह इस बात का शुरुआती संकेत है कि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि MLSS और SV30 होते क्या हैं। एरेशन टैंक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हार्ट होता है। यहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। MLSS बताता है कि एरेशन टैंक के अंदर टोटल बायोमास या एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं। वहीं SV30 स्लज के सेटलिंग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर MLSS या SV30 ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पा रही, या तो उनके ग्रोथ कंडीशंस सही नहीं हैं या बायोमास वॉश आउट हो रहा है। अब बात करते हैं कि MLSS गिरता क्यों है। सबसे कॉमन रीजन होता है लो या फ्लैक्चुएटिंग फूड टू मास ऑर्गेनिज्म रेशियो। जब इन्फ्लुएंट में BOD या COD लोड कम आ रहा होता है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को खाना कम मिलता है। रिजल्ट, माइक्रोब्स अपना ही सेल्ड मटेरियल कंज्यूम करने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोजेनस रेस्पिरेशन और इससे बायोमास कॉन्सेंट्रेशन यानी MLSS धीरे धीरे गिरने लगता है। कभी कभी ओवर स्लज वेस्टिंग या इम्प्रॉपर स्लज विड्रॉल भी एक मेजर कॉज होता है। अगर एक्टिव बायोमास ज़्यादा निकाल दिया जाए तो एरेशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट MLSS और SV30 दोनों पर पड़ता है। एक और कॉमन रीजन है टॉक्सिक या इनहिबिटरी कंपाउंड्स का प्रेजेंस। हैवी मेटल्स, सॉल्वेंट, फिनॉल्स, सर्फेक्टेंट, ये सब केमिकल्स माइक्रोब्स को इनहिबिट कर देते हैं या मार देते हैं। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे चला जाता है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव होने लगते हैं। टैंक के कुछ जोन्स एनारोबिक बन जाते हैं जहां स्लज डिके होना शुरू हो जाता है। इसका रिजल्ट MLSS और माइक्रोबियल एक्टिविटी दोनों गिर जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जनरली COD टू नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस रेशियो 100:5:1 मेंटेन करना होता है। अगर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो तो माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन स्लो पड़ जाता है और MLSS लो होने लगता है। कभी कभी हाइड्रोलिक वॉशआउट भी एक मेजर फैक्टर होता है। जब हाइड्रोलिक फ्लो ज़्यादा हो जाता है या रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज फ्लो कम होता है, माइक्रोब्स क्लेरिफायर में सेटल होने से पहले ही वॉश आउट हो जाते हैं। ये मोस्टली हाइड्रोलिक सर्ज या अनस्टेबल क्लेरिफायर ऑपरेशंस के टाइम होता है। टेम्परेचर और pH शॉक भी MLSS को इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है या pH 6.5 से कम हो जाए तो माइक्रोब्स का मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। रिजल्ट, ग्रोथ और डिग्रेडेशन दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए, जब MLSS कंटिन्यूअसली लो हो तो क्या होता है। BOD और COD रिमूवल एफिशिएंसी गिर जाती है, इफ्लुएंट क्लाउडी या टर्बिड हो जाता है, ऑक्सीजन अपटेक कम हो जाता है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और कभी कभी सिस्टम वापस स्टार्टअप फेज जैसा बिहेव करने लगता है, जैसे अभी प्लांट नया कमीशन हुआ हो। अब सवाल है कि सिस्टम को स्टेबल कैसे करें। सबसे पहले FM रेशियो को 0.2 से 0.5 के बीच रखिए। इक्वलाइजेशन टैंक का यूज करके इन्फ्लुएंट लोड का फ्लैक्चुएशन कंट्रोल कीजिए। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज फ्लो को इन्फ्लुएंट फ्लो के 25 से 50% के बीच मेंटेन कीजिए, जिसे हमेशा डेली SV30 रीडिंग्स के बेसिस पर एडजस्टमेंट करना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन को 1.5 से 3 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में रखना चाहिए। एरेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक करते रहिए, मींस डिफ्यूजर चोकिंग या ब्लोअर प्रेशर ड्रॉप ना हो। COD टू नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस रेशियो 100:5:1 मेंटेन रखना चाहिए। अगर जरूरत हो तो यूरिया और DAP को ऐड करते रहना चाहिए। आइडियल pH 6.8 से 7.5 के बीच में होना चाहिए और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। इक्वलाइजेशन टैंक में बफरिंग कैपेसिटी रखिए ताकि सडन ऑर्गेनिक लोड वेरिएशन हैंडल हो जाए। और सबसे इफेक्टिव स्टेप, एरोबिक बायोकल्चर को पीरियडिकली ऐड कीजिए। जब MLSS या SV30 लो हो जाता है
नेचुरल रिकवरी बहुत स्लो होती है। ऐसे केसेस में बायोगमेंटेशन यानी सिलेक्टेड बैक्टीरियल स्ट्रेन का एडिशन सिस्टम को फास्ट रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल लो MLSS या SV30 एक क्लियर सिग्नल है कि आपका बायोलॉजिकल सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। यह स्टारवेशन, टॉक्सिसिटी, पुअर एरेशन या ऑपरेशनल इशू कुछ भी हो सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर आप FM रेशियो, DO, pH और न्यूट्रिएंट बैलेंस मेंटेन रखते हैं और आवश्यक आपको क्लियर हो चुका है कि MLSS और SV30 का ध्यान रखना कितना जरूरी है और छोटी सी गलती भी पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप इन पैरामीटर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, FM रेशियो, DO, pH, न्यूट्रिएंट मेंटेन रखेंगे, तो आपका ATP प्लांट लॉन्ग टर्म में स्टेबल और एफिशिएंट चल सकता है। मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ETP नॉलेज जंक्शन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल वेस्ट वाटर सॉल्यूशंस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।